आज कपड़े भी धोने ने, आज हांडी की पकानी है। वहां पे बस ऐसा नहीं है। Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to PhysioWell podcast series. This is me, Dr. Mariam Sharif, with yet another episode. Today I have Dr. Mir Shakil with me, and आप सब लोगों को उनका पता है और बड़ी मज़े मज़े की बातें हुई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं. Please don't forget to watch it full and let's move on. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, आज मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम मोर देन हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला. और मुझे था थोड़ा सा कि पता नहीं आप आते हैं कि नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया। याद कैसे ना करती आप. एक ऐसे मेंटोर हैं, एक ऐसे टीचर हैं जिनको मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट या कोई भी पेशेंट भुला सकता होगा. बहुत शुक्रिया। Okay, sir, you are mashallah working so well in our field, physiotherapy field. So मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि अब तो बहुत लोगों को अवेयरनेस है फिजियोथेरेपी की. जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो इतना आई डोंट थिंक अवेयरनेस भी थी. तो आपने क्या सोच के ये फील्ड चुनी और कैसा चल रहा है अब आपका? अच्छा, हमारी दफ़ा फिजियोथेरेपी को इतने लोग नहीं जानते थे। हम भी फिजियोथेरेपी को इतना नहीं जानते थे। एंट्री टेस्ट दिया और सच बोलने की आदत है इसलिए सच बोलूँगा। तो एंट्री टेस्ट में हम थोड़ा सा नंबर कम ले गए। ओके. तो लेकिन परेशान होने वाली हमारी आदत नहीं थी। तो एकेडमी के हमारे एक टीचर थे बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि एक नई फील्ड आई है जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं, तो उसके फॉर्म जमा हो रहे हैं किंग एडवर्ड, जो उस वक़्त मेयो हॉस्पिटल था. तो आप फॉर्म जमा करवाएं. मैं तो खुद गया ही नहीं, मेरे बड़े भाई गए, उन्होंने फॉर्म जमा करवाया. तो इत्तफाक से मुझे कह दिया गया जी आपका नाम आ गया है और आप चले जाएं. तो पहले दिन मैं गया इंटरव्यू देने, तो बहुत कॉन्फिडेंट था और इस तरह हम इस फील्ड का हिस्सा बन गए. अच्छा, तो कोई स्पेशल पता ही नहीं था ऐसे? नहीं, उस वक्त नहीं पता था. ये 2007 की बात है, 2003 की बात है. तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं और थी. 2003 में मैं 3 क्लास में थी. बस देख लें, लेकिन इतना बूढ़ा नहीं हूँ मैं. अच्छा, नहीं वो तो आप बिल्कुल भी नहीं है. ओके, सो सर व्हेन यू ग्रेजुएटेड, तब में और अब में आपको कैसा लगता है? जब आपने भी काम स्टार्ट किया होगा तब क्या स्कोप था और अब क्या स्कोप है? क्या चैलेंजेस हैं जो आपने उस टाइम इस फील्ड को ग्रो करने के लिए फेस किए? वो प्लीज़ थोड़ा सा उस बारे में बताइए. मैं 2007 में पास आउट हुआ. उस वक्त मैं चला गया जो भी मेरे उस्ताद हैं उनके पास, और मुझे उनसे, मैं जहाँ जिनके पास गया, मैंने 19 दिन एक और उस्ताद साहिब हैं हमारे, उनके पास काम किया. उसके बाद मैं जहाँ पे गया आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं हूँ. ओके. और कंसिस्टेंट हूँ मैं इस काम में. लेकिन उस वक्त जो था, जब हम अब पास आउट नहीं हुए थे, तो हमें टेंशन थी कि पता नहीं हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं. लेकिन मुझे आज भी याद है कि मुझे एक सीनियर ने कहा कि आपको नौकरी मिल जाएगी. मैंने कहा अच्छा कितने की मिलेगी? उसने कहा 5,000 रुपये. मैंने कहा ये पक्की बात है कि 5,000 रुपये की नौकरी मिल जाएगी? उसने कहा हाँ. उसने कहा फिर आप क्लिनिक करके अपने पेशेंट्स देख के 20,000 कमा लेंगे. मैंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम इतना नहीं कमा सकते. अच्छा, वो बहुत ज़्यादा था. वो ज्यादा लगता था. ओके. पैसे हमने देखे नहीं थे. या हम वो लोग थे जो मेहनत करने वाले थे, स्टूडेंट्स. सेल्फ मेड थे, कोई इतने हम पैसे वाले बंदे नहीं थे. या अब जो, अच्छा, बेयकीनी की कैफियत तब भी थी, लेकिन मैं एक दिन भी, मुझे 17-18 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, एक दिन भी फारिग नहीं रहा. काम करते रहे. जब मेरा रिजल्ट आया, मैं पहले दिन से काम कर रहा हूँ. अब ये कैफियत है कि अब बच्चे पास आउट हो जाते हैं, वो ये नहीं कहते कि मुझे 50,000 की नौकरी मिल जाएगी. वो कहते हैं कि यार मैं रातों रात अमीर कैसे होऊंगा इस फील्ड से. या ठीक है. और मेरे पास गाड़ी बंगला कब आएगा? हम थे, मैंने पहली बाइक खरीदी, मुझे याद है वो 55,000 रुपए की आई, और 6 महीने मुझे लगे उसके पैसे उतारने में. अच्छा. ये मैं बात करूं आफ्टर ग्रेजुएशन. या पूरी स्टूडेंट लाइफ 2 जीन्स के साथ गुजार दी और खुश थे यार, 2 जीन्स पा के आए हैं. ठीक है. अब बच्चे कहते हैं कि मैंने पढ़ना तब है जब मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी. तो ये फर्क है. जब ये फर्क होगा तो चीजें बदल जाएंगी. लोगों में और बहुत सारी चीजें जो मैं आगे चल के बताता हूँ अगले सवालों में, कि बदल गई हैं. जी जी.
ओके, सो इन चीज़ों का बहुत डिफरेंस है कि तब मेरा में इन्फ्लेशन में भी बहुत हाँ फ़र्क है और ऑब्वियसली तब कम लोग थे, हाँ। सैचुरेशन उतनी नहीं थी। तो सर आज जब आप काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी डेज़िग्नेशन पे आप हैं, तो आप क्या देखते हैं स्टूडेंट्स में, क्या ऐसी चीज़ आप चाहेंगे कि हो तो वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें? आपको क्या कमी फ़ील होती है स्टूडेंट्स में कि ये चीज़ नहीं है इसलिए वो कर नहीं पा रहे? कोई ऐसी टिप, कोई अच्छा, ऐसे ट्रिक बताएँ? मैं बताऊं, दो तीन चीजें आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है ओबीडियंसी, हुँ, अदब। आप टीचर्स को रिस्पेक्ट देंगे, उनका अदब करेंगे तो आप आगे जाएंगे। ओके। अगर आप ये समझेंगे कि मैं 5 7 10 दिन के बाद उस्ताद का भी उस्ताद हो गया हूं, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो आप आगे चल सकेंगे। मैं जिन प्रोफेसर साहिब के पास होता हूँ, बड़ी मैं उनके कदर करता हूँ, इज्जत देता हूँ उनको। तो मुझे उन्होंने एक सबक दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं 6 महीने पहले क्लिनिक पे आता रहा और 6 महीने मेरे पास एक भी पेशेंट नहीं था। ओह! और अब वो पाकिस्तान के नामवर प्रोफेसर में उनका नाम है। बिल्कुल। तो बच्चों में अब ओबीडियंसी की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है, डेडिकेशन की कमी है। और ये तीनों चीजें मिला लें तो मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा कामयाब ना हो नहीं, सके। मतलब वही जो पहले आपने बात की कि शायद डेस्परेशन पैसों की ज़्यादा है और काम की कम है। अच्छा, हर बच्चा चाहता है कि वो शुरू से ही अमीर हो, वो हुँ, काम ना करे लेकिन वो अमीर हो। हुँ। और दूसरा चीज, ये सोचना कि यार ये क्या काम है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, ये क्या, मैं तो ये जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, आईटी, या उसने हमारी फील्ड को थोड़ा सा पीछे किया है। बच्चे समझते हैं कि हम ऐसे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बैठ के ऐसे 2 बटन दबाएंगे और हमने लाखों डॉलर कमा लिए हैं। हमारी हुँ, फील्ड ऐसी नहीं है। ट्रू। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ से काम करना पड़ेगा, सुबह आपको टाइम पे जाना पड़ेगा। अच्छा, हमारा टाइम था, अगर 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे ही जाते थे। मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ 8 साल रहा। ओके। 8 साल में मेरी एक भी छुट्टी नहीं थी, मैं हर जगह बताता हूँ। और उस एक भी छुट्टी में मैं एक भी दिन लेट नहीं था। उस जो मैंने छुट्टी नहीं की उसमें संडे भी था और उसमें ईद भी थी। लेकिन 8 सालों बाद मैं एकदम से कमरे से निकला और मैंने कहा कि आज मैंने ये छोड़ दिया, थक गया था मैं। थक जाते हैं। अब बच्चे के 8 बजे का टाइम है, वो 9 बजे आते हैं और हुँ, उनके पास ला तादाद वही बहाने एक्सक्यूज़ेज़। हैं जो पिछले हम 17 साल से सुन रहे हैं। वो बहाना नहीं बदल सकता। नहीं, कभी भी नहीं बदल ट्रू। सकते। ओके। सो सर अब जिस तरह हमने डिफरेंस की बात की कि आप हम्म, क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में ये देखना हाँ। ऑब्वियसली ये हो। अच्छे स्टूडेंट्स की भी मुझे क्वालिटी बताएं कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा प्रोफेशनल ऐसा है जो आपको लगता है उसमें ये क्वालिटीज़ हैं तो ही इज़ द बेस्ट, कि मैंने जो ऑब्जर्व किया आजकल ऑब्वियसली आप लोग अच्छा को ठीक है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा मैं है। आपको बताऊं एक चीज। हर क्लास में 50 में से 5 से 10 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो इतने अच्छे होते हैं कि टीचर परेशान होता है कि यार मैं इसको ना ही छेड़ूं, इससे सवाल ना पूछूं। इससे मैंने सवाल पूछ लिया तो वो जवाब ऐसा देगा कि मुझे आगे मुश्किल पेश आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा समझदार होते हैं। पढ़े लिखे होते हैं अच्छा, ना, पर आजकल ज़्यादा। हाँ नहीं, आजकल। अब हर क्लास में 50 में से 5 से 10 होते हैं। ओके। लेकिन उनमें से 5 से 10 में से एक आधा ही बच्चा आगे जाता है। वो क्यों जाता है? कि वो सिर्फ किताबों की तरफ नहीं रहता। हुँ, अगर आप फील्ड में नहीं आते तो आप उस चीज को हासिल नहीं करते। आप किताबों के साथ रहेंगे, मैं हमेशा कहता हूं, आप एकेडमिशियंस हो जाएंगे, या आप टीचर जरूर बन जाएंगे, आप क्लिनिशियन नहीं बनेंगे। एंड दिस इज़ अ क्लिनिकल फील्ड। जी, ये क्लिनिकल या फील्ड है। या ठीक है, तो क्लिनिकल फील्ड, पैसा भी क्लिनिकल फील्ड में ज्यादा है। हर चीज हम, दो मैं समझता हूँ, एक हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, दूसरा हम इज्जत कमाने के लिए करते या हैं। और उस्ताद, टीचर्स की बहुत अहमियत है। ठीक है, लेकिन फिजियोथेरेपी की फील्ड टीचर्स नहीं मांगती, वो फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट मांगती माँगती है, है, क्लिनिशियंस माँगते हैं। क्लिनिशियंस मांगती है। आप क्लिनिशियन हैं, आपके पास पैसा भी ज्यादा है और सब कुछ। आप बहुत अच्छी किताबें पढ़ लें, आप सब कुछ याद कर लें, आपके फिंगर टिप्स पे हों, आप उस बच्चे से मार खा जाते हैं जो सबसे नैला हो,
लेकिन Hands 5 on. साल के बाद उसका हैंड्स ऑन अखीर हो, वो सब कुछ छोड़ दे, वो सिर्फ काम में लगा रहे, क्लिनिशियन बन जाए, सुबह जाए रात को मरीज करके आए। आप 10 साल के बाद उसको फोन करते हैं, यार ये पेशेंट कैसे देखना है, आप मार खा Wow. जाएंगे, सिर्फ किताबों में रहेंगे। किताबें बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल होना भी हैंड्स ऑन जरूरी है। बहुत। अच्छा, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस एज वेल कि हम जो क्लास में या जिनको समझते थे कि ये तो, बट हाँ, माशाल्लाह उनके हैंड्स ऑन बहुत अच्छे हैं, वो बड़ी अच्छी जगह काम कर रहे हैं और बाहर भी हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के कि यार जिनको हम ज़रा ऐसे समझ लेते थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट आप देखते होंगे, स्टूडेंट तो हमें लगता था कि वाइवाज में तो इतना नहीं चल रहा, लेकिन ये हैंड्स ऑन बड़ा अच्छा है उसका, राइट? ऐसे ही। तो सर अब जैसे ऑब्वियसली आपने कहा कि फील्ड में काम करना है, हम्म, और फील्ड में काम करना है तो जॉब चाहिए, हम्म, जॉब्स नहीं है उस तरह से। तो हाँ, अभी जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, हम्म, अब मुझे बताएं, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है जी कि जी फ्री इंटर्नशिप जी जी, करें या बिल्कुल पेड इंटर्नशिप जी करें। बिल्कुल। किस तरह एक स्टूडेंट जो 60 लोगों की क्लास, हम्म, 120 हम्म। 150 लोगों के बच्चे निकले हैं, वो कहाँ पे जाके काम करें, कौन देगा काम? अच्छा, मैं इसके ऊपर बहुत अरसा काम करता रहा हूँ। मैंने फील्ड में इस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया है। देखें, अगर तो बच्चे ने 5 साल पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट ने उसको डिग्री दे दी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसको हाउस जॉब अच्छे तरीके से नहीं करवाई, वो ऐसी जगह पे हाउस जॉब नहीं कर सका, या तो बिल्कुल नहीं कर सका, या अच्छी जगह से नहीं कर सका, तो उसको पढ़ाई तो आ गई, रटी रटाई चीज़ें उसके फिंगर टिप्स पे हैं, लेकिन उसको काम नहीं आता। हम्म, अब काम सीखने के लिए वो भागता है कि मुझे कोई जगह दे दे, मैं इंटर्नशिप कर लूँ। या उसको जगह चाहिए। कभी भी ऐसी जगह पे इंटर्नशिप मत करें जो आपसे पैसे लेते हैं। पेड मुझे इंटर्नशिप। 5,000 दें, 10,000 दे दें और मेरे क्लिनिक में आ जाएं, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप उन लोगों के पास जाएं। सही है। आपने इंटर्नशिप करनी है, जरूर करें, सिर्फ 3 महीने या 6 महीने। हम्म, 6 महीने बाद अगर आपका जो भी वहाँ का उस्ताद है, टीचर है, या क्लिनिक को जो रन कर रहा है, वो आपको अच्छे तरीके से रुखसत नहीं करता, तो आप खुद रुखसत हो जाएं, हम्म। अपना क्लिनिक बनाएं। ओके, यू प्रेफर कि आप मैं अपना ये सेटअप कहूंगा बनाएं। कि आप अपना क्लिनिक बना लें। आप ये मत सोचें आप 6 महीने पढ़ाई के बाद काम सीखने के लिए काफ़ी हैं, आप इस जोगे हो जाते हैं कि आप अपना सेटअप बना लें। अगर आप, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप मुफ्त काम कर रहे हैं कि तो आप, सर अगर उसको नहीं मिल रही कहीं और इंटर्नशिप, वो इंटर्नशिप क्या करे, उसके पास मौके ही नहीं है, किस तरह करे वो? मौके होते हैं। फिर मेरा ये मशवरा है कि अगर उसको नहीं मिली, तो फिर अपने उस इंस्टीट्यूट के हेड के पास जाएं और उसको कहें कि आपने हमें हाउस जॉब का मौका क्यों नहीं दिया। ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि इंटर्नशिप्स वालों का कसूर नहीं है, ये उन असातिज़ा का कसूर है जहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया, वो इंस्टीट्यूट्स का कसूर है जिन्होंने नहीं करवाई। 6 महीने ज़रूरी हैं, सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है और वो फ़ायदा देती है। देती है, बिल्कुल लेकिन देती है। अगर आप लकीर के फ़कीर बन जाएं, एक ही जगह पे रह के आप इधर उधर सर्च ही कुछ ना करें, कुछ करना ही ना चाहें, तो फिर वो आपकी अपनी गलती है। या क्रिएटिविटी के बगैर आप अब आजकल के दौर में सरवाइव नहीं कर सकते, और हाथ पांव मारने पड़ेंगे। हर सूरत मारने पड़ेंगे, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आई रिमेम्बर कि जब हम जी अपने जी स्टूडेंट थे, तो हम लोगों का बड़ा माहौल इस तरह से था कि हम लोग मोस्टली अपने ही इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट रहना ज़्यादा पसंद करते पसंद थे, करें। हमारा इन्वायरमेंट ऐसा था। और बट आई नोटिस कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो जिनकी हेलो हाय इधर उधर ज़्यादा थी, हम्म, या जो इंटर्नशिप्स करते थे और जिनकी पीआर ज़्यादा थी, हम्म। तो उन्होंने अच्छा, they were able to gain that internship and that job. Even हमारे ही इंस्टीट्यूट में those were able to secure jobs जो बाहर से आए थे, और हम बेचारे क्योंकि हम बोलते नहीं थे, हम अपने आप में बड़ी चीज़ थे, तो हम रह गए। तो आई थिंक पीआर और पर्सनल रिलेशन बड़े ज़रूरी एक हैं। छोटी सी बात करूंगा, आपको आपके असातिज़ा जरूर कहेंगे कि आपने कहीं बाहर इधर उधर पीआर नहीं बनानी। Why is this so? कहते हैं, ये हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है कि हम ही सब कुछ हैं, या लेकिन आपको उस बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ता है, हिम्मत तब दिखानी पता पड़ती नहीं है। था ना। हिम्मत दिखानी पड़ती या है कि जी आप अपनी पीआर बनाएंगे तो आप बाहर निकलेंगे, आपको दुनिया का पता लगेगा, वरना तो आप उसी, हमारा एक दोस्त कहा करता था कि आप तो उसी तालाब के मेंढक हैं फिर। ट्रू। तो और वो एक जगह जब कोई चीज़ खड़ी रहती है तो वो सड़ जाती है। ऐसे ही ऐसे ही। तो आई थिंक आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम अगर ये समझें कि कोई हमें इंटर्नशिप दे देगा या कोई हमें हाउस जब आके हमारे कदमों में रख देगा, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं हमें नहीं, खुद अपने जो है पर्सनल रिलेशंस बनाने हैं,
खुद अप्लाई करना है और लोगों से इंटरेक्ट करना आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि अगर अच्छी आप बात, डिफरेंट बिल्कुल। इंस्टीट्यूट के लोगों से मिलें, आप डिफरेंट स्टूडेंट्स से मिलें, टीचर्स से मिलें, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। ओके, सो अब हमने काम की भी बात कर ली, अब आते हैं मास्टर्स की तरफ। जी, जी। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं डीपीटी के बाद मास्टर्स करते हैं, जी, कुछ जी। नहीं करते। ठीक है। अब बात ये है कि जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन ही ऐसी आ रही है कि आपने 3 साल का एक्सपीरियंस हो, मास्टर्स हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। हुँ। और वो बेचारे जो मेरे जैसे जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया हुआ, सो दे आर नॉट इवन एलिजिबल। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे मास्टर्स करना कितना फ़ायदेमंद है और क्या ये ठीक है या नहीं है? पहले तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि बाहर की दुनिया शायद मास्टर्स को इतना नहीं मानती, या ठीक है? वो हुँ, हुँ। डीपीटी को कहते हैं कि जी यही आपकी डिग्री है और इसी के ऊपर वो आपको एडमिशन भी दे देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। पाकिस्तान में मास्टर्स इसलिए ज़रूरी है कि अब डीपीटी में एडमिशन कम हो गए हैं। मैं बात बिल्कुल सच बोलता हूँ। अच्छा, कम हो गए हैं? डीपीटी में अब एक्चुअली एडमिशन थोड़े से कम हो गए हैं। मुझे तो लग अब रहा आईटी था। का दौर है। अच्छा। लोग आईटी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, हुँ। तो डीपीटी और मेडिकल फील्ड को अब उन्होंने सेलेक्ट करना छोड़ दिया। तो डीपीटी के जब लोग कम हो गए तो अब वो बिज़नेस कैसे करें? उस बिज़नेस के लिए मास्टर्स करना ज़रूरी है। ओके। चूँकि उन्होंने बिज़नेस चलाना है, या ठीक है? तो फिर उन्होंने एडमिशन खोल के ये भी कहना है, जो हमारे पास ये एडमिशन लेगा, उसमें से 1 बच्चा हम या 2 बच्चे सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास जॉब करेंगे। या तो ये तो उनकी मार्केटिंग है। लेकिन जब एक ट्रेंड पड़ गया है, पाकिस्तान में रहना सो है, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ वो इट। उस प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ेगा। गुज़रना पड़ेगा। ऑब्वियसली व्हेन यू आर लिविंग समवेयर और वहाँ का प्रोटोकॉल है, सो यू हैव टू फॉलो इट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, या मुझे पाकिस्तान का कोई भी इदारा बता दें, मेरे पे बहुत सी बातें होंगी इसके बाद, जो मास्टर्स में ऐसी कोई चीज़ सिखा दे जो आपको नहीं हो, कुछ ट्रू। भी नया नहीं है, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। पुराना है। और जो पढ़ा आप जब जाते हैं तो 2 महीने आप यही सोचते रहते हैं, यार मैं एदे वास्ते करन आया था, उसमें उसी 2 महीनों में मिड्स आ जाते हैं। वो इसी में आपको कर करा के आपको डिग्री दे देते हैं, बस डिग्री मास्टर मिल जाती मुकम्मल। है। आपके साथ मास्टर्स तो लग जाता लग है। जाता है एमएस, जी। हाँ, आपके नाम के साथ ज़रूर वो लग लग जाएगा। जाता है। अच्छा, तो अब नाम की बात हो रही है, हुँ, हुँ, तो नाम के साथ हुँ। क्या लगाए एक फिजियोथेरेपिस्ट? डॉक्टर समथिंग नहीं, लगाए, बिल्कुल पीटी लगाना लगाए, चाहिए। क्या किस तरह नाम लिखें नहीं, अपना? नाम लिखने का तरीका यही है, जिस तरह मेरा नाम है मीर शकील अहमद, या मैं लिखूँगा डॉक्टर मीर शकील अहमद पीटी। यस, दिस इज़ द राइट वे। यही तरीका देन है, यू यही। कैन डू इट। हाँ, या बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़, हमें इस बहस में नहीं पड़ना कि हम डॉक्टर हैं या नहीं हैं। हुँ, वो हम एक्चुअली अगर आपने बहस करनी है तो फिर हम ये कहेंगे कि पीएचडी वाले डॉक्टर लिखेंगे, बाकी तो लिख ही नहीं बाकी सकते। नहीं लिख सकते। तो हमारी डोमेन अलग है, हमें उस पे फ़ख्र करना चाहिए। बिल्कुल। हम क्यों इधर-उधर भागते हैं? हमारी अपनी फील्ड है, हम उसमें पूरी काबिलियत रखते हैं, यही हमारा फ़ख्र है, बस। यस। और आई थिंक वो जो आप अपने नाम के साथ एक अपने आप को ऑन कर रहे हैं पीटी लगा के, आई थिंक दिस इज इट। सो इसको इस तरह लिखना है आपने। जी। ओके, सो अब आपने तो पीएचडी भी की हुई है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपने पीएचडी कहाँ से की और कैसे आपके दिमाग में अच्छा खासा आप कमा रहे हैं? आपने क्या हाँ। सोचा मैं पढ़ूँ दोबारा अच्छा, बैठ के? मेरी अभी पीएचडी मुकम्मल नहीं हुई। ओके। मैं करेक्शन कर दूँ। ओके। पीएचडी में एडमिशन मैंने पहले मास्टर्स में एडमिशन लिया, वो इसलिए लिया कि मैं बोर होने लग गया था। तो मैंने सोचा यार क्या करें? तो मैंने कहा सैटरडे संडे को क्लासेस में करो, मास्टर्स मास्टर्स कर कर ले। लेते हैं। कर लिया। ओके। लेकिन मुझे 4-5 साल उसकी अहमियत का नहीं पता लगा। लेकिन उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ नहीं, आपने कोई डिग्री ले ली है, चाहे आपसे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को ज़्यादा फील करना शुरू कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। हाँ, करते हैं और कहीं न कहीं आके उस डिग्री की अहमियत सामने आ जाती है। ट्रू। पीएचडी में एडमिशन भी ऐसे हुआ, बिल्कुल नहीं लेना था मैंने। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं काम कर रहा हूँ, पैसे भी आ रहे हैं और मैं नए चक्कर में पड़ जाऊँ। हाँ, पढ़ दिमाग लगाने वाले मतलब चक्कर क्या में। ज़रूरत है? लेकिन देखा कि अब लोग पीएचडी भी कर रहे हैं। एक दौड़ भी शुरू हो गई। या सच्ची बात यह है कि ये कहना शुरू हो गया कि यार ये तो डॉक्टर ही नहीं है। मैंने कहा चलो यार फिर डॉक्टर भी अब बन मैं जाते डॉक्टर ही हैं। बन जाता हूँ। तो फिर पीएचडी में एडमिशन ले लिया। फ़ायदा होता है। ओके। पढ़ने का हमेशा फ़ायदा होता है। लेकिन सिर्फ ये ना करें कि आप पढ़ते ही रहें और काम ना करें। आप काम करें, काम के साथ-साथ जो पैसे आप कमा के बचा लेते हैं, उसके साथ पढ़ें। फिर फ़ायदा। यूटिलाइज करें उसको। बिल्कुल, ऐसे ही है। मतलब एज अ क्लिनिशियन आपकी इन्वेस्टमेंट यही है कि आप अपनी हैंड्स ऑन में अपने डिग्रीज पे और अपने सर्टिफिकेशंस पे इन्वेस्ट करें। तो अच्छा चल रहा है सारा। आप मलेशिया से होके आए हैं, एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा? मलेशिया बहुत अच्छा रहा। जाके मैं शुरू में परेशान हुआ
वहाँ के खाने अच्छे नहीं थे, हम खाने के शौकीन हैं, वहाँ पे सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, अच्छा। तो ये परेशानी हुई। दूसरा मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, सिर्फ मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, मेल फीमेल, उनका वो इतने खूबसूरत नहीं लगे। खूबसूरती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मेल ओके, फीमेल दोनों। आप ओके। अपने लोगों को देख के खुश होते हैं, अपने हाँ। जैसे लोगों को, अपने जैसी शक्लों को एशियन आप देखना पसंद करते हैं। हुँ। तो जब आप उनको एकदम से जाके देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए आप। डिसअपॉइंट, खूबसूरती नहीं मिली मुझे। अच्छा, लेकिन वहाँ आपने ऐसा क्या पाया फिर? पीएचडी? कुछ नहीं, पीएचडी का तो मैं अपना हुँ, जो भी सारा कुछ क्लियर करके आया वो बहुत अच्छा मेरा रहा। ओके, आप यहाँ से, मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था, और जब आप यहाँ से एयरपोर्ट के ऊपर कदम रखते हैं तो वहाँ से आपके सीखने के मराहिल शुरू हो जाते हैं। ट्रू। जब तक आप वापस आते हैं समझ लिया आप सब कुछ सीख रहे हैं। मैंने वहाँ पे जाके बहुत अच्छा सिस्टम देखा। मुझे सबसे हुँ। अच्छा सिस्टम उनका लॉन्ड्री सिस्टम लगा कि वहाँ पर तो औरतों ने अपने आप को सिर्फ कपड़े धोने में वक्फ किया वक़्फ़ ही नहीं नहीं है। किया वहाँ, अच्छा। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला ये है औरतों को, दो अज कपड़े भी धोने ने, अज हांडी की पकानी है। वहां बड़ा पे मस्त ऐसा नहीं है, वहां पे लॉन्ड्री सिस्टम है, मर्द जाते हैं 24 घंटे लॉन्ड्री है, दो अज कपड़े भी धोने ने, अज हांडी की पकानी है। वहां बड़ा पे मस्त ऐसा नहीं है, वहां पे लॉन्ड्री सिस्टम है, मर्द जाते हैं 24 घंटे लॉन्ड्री है, जाके मशीन में डालते हैं, निकालते हैं, फिर ड्रायर में डालते हैं, निकालते हैं और कपड़े लेकर आ जाते खुद हैं। ही कपड़े धोएँ, और खुद ही वो सोएँ। औरतों के पास, उनकी तरक्की का राज ही यही है कि उनकी औरतों के ऊपर ये वाले बोझ नहीं है, हुँ। और वो मुल्क आगे जा रहे हैं। True. See, this is the main difference जी in जी बिल्कुल। Pakistan and other international levels कि वहाँ पे when a woman wants to work, हम्म, then they make it feasible for you. हम्म, For example, Australia, UK, US and Malaysia of course, तो उन्होंने आपको एक work life balance शायद ऐसा दे दिया हुआ है हम्म, और ऐसी equipments हैं उनके पास कि आपको household के जो आपके काम हैं वो manage हो जाते हैं, so you get the time to focus on your career, right? जी जी। So आपको ये आपने वहाँ पे मज़ा अच्छा, अच्छा एक और चीज़ की। चीज, मलेशिया के बारे में कहा जाता है कि वहां पर रोज बारिश होती है, अच्छा, और होती रही, लेकिन मजाल है कहीं पे पानी खड़ा हो, मैंने नहीं देखा। फिर मैं फ़ायदा? ढूंढता ही रहा वो मैं गटर ढूंढता रहा जैसे पानी नीचे जाता है, मुझे नहीं मिले। ये पानी जा किधर से रहा पानी है? कहाँ से जाता है? अच्छा, सर बड़े मज़े किया आपने मुझे मलेशिया मैं बेसिकली चाह रही थी कि आप मुझे एजुकेशनल बताते बट ये जो आपने नॉलेज दिया है ना, हम्म। ये नहीं हो सकती थी। सो अच्छा काम में भी काम का आपने वहाँ तरीका देखा कि वहाँ फिज़ियोथेरेपी में किस तरह डिफ़रेंस है और यहाँ पे क्या डिफ़रेंस है? नहीं, एक्चुअली पीएचडी में जब हम गए ना तो वहाँ पे मैंने एक क्लिनिक विजिट किया ओके, और दूसरा मैं हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल में चूंकि 5 बजे बंद हो जाता है, मैं 5 बजे के बाद जा सका, तो ओके, मैंने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट उधर नहीं देखा। ठीक है। जो यूनिवर्सिटी का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट था मैं वो देख कर आया, और मुझे कोई इतना डिफरेंस नहीं लगा। हुँ, मुझे ऐसे लगा कि पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत अच्छा काम चल रहा है, लोग अच्छा काम करते हैं। उनका जो दूसरे सिस्टम है पढ़ाई के, वो कदरे इससे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एजुकेशन के मामले में ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक काम यहाँ पे चलता है। हुँ। ये तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बिकॉज़ मैंने भी जब डिफरेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट से बात की जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हम्म, काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे यही बताया कि जो जिस लेवल की स्टडी हम यहाँ कर रहे हैं ना और जो यहाँ के स्टूडेंट्स को नॉलेज और एक कह लें कि एक एक सलीका है हम्म। उस फ़ील्ड का, वो ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, वो मार नहीं खाएंगे। या सीधा सा जवाब ये है। हाँ, ये बहुत सही बात है। इतनी चक्की में पिस जाते हैं, वहां जाके मार नहीं खाते। उनको फ़र्क नहीं फ़ील होता। ओके सर, तो अब बात करते हैं हम अपने फिज़ियोथेरेपी एसोसिएशन के जी बारे जी। में। आप बड़ा काम कर रहे हैं इससे हम्म, रिलेटेड, सो मुझे बताइए कि क्या आप थोड़ा-सा ऑडियंस को बताएँगे क्या आपने अब तक अचीव किया है इससे रिलेटेड हम्म। और आप कैसे फ्यूचर क्या देखते हैं इस चीज़ का? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं इस शुरू से ही अपने अंदर थोड़ा सा ये था कि शायद मुझे लगता था कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, हम ये समझते थे, पता नहीं है या नहीं है। तो अचीवमेंट अभी तक कोई खातिर हाँ तो नहीं है, लेकिन जो कुछ किया, 2-3 प्रोटेस्ट ऐसे किए मेजर। जब एक प्रोटेस्ट हमने लिबर्टी चौक में किया या तो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया इस्लामाबाद, 9 लोगों की टीम लेके मैं इस्लामाबाद गया, और वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरा जब हमने किया तो तब जो स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, उन्होंने हमारी बहुत इज्जत रखी, उन्होंने हमें बुलाया। उसमें हमारे एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने साथ दिया, हम अंदर गए और उन्होंने अगले दिन ही करारदाद मंजूर की। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यस।
फिर कुछ इवेंट्स करवाते रहे, फिजियो सुपर लीग के नाम से पहला इवेंट करवाया, फिजियो नाइट के नाम से इवेंट करवाते रहे, तो काम करते रहे। फिर पाकिस्तान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन का अब हिस्सा बने। पहले तो मैं सच्ची सी बात है अगेंस्ट ही बोलता था। जाहिर है जब आपके कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, आपने अपना आप भी मनवाना होता है, तो मैंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली कैप्टा के नाम से। लेकिन अब मैं पेप्टा का हिस्सा बन गया और मैंने ये सोचा कि इतनी छोटी अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने से बेहतर है सब इकट्ठे फाइट करें, और इकट्ठे फाइट करना बेहतर है। अब इसमें लगे हैं 2-3 हफ्ते हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि हम बहुत बेहतर करेंगे। हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, रोज कहीं ना कहीं मीटिंग होती है और मुझे इसमें हाथिर कामयाबी नजर आ रही है। दैट्स गुड। और ये बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें टुवर्ड्स म्यूचुअल कॉज जी बिल्कुल, एक होना पड़ेगा ऐसा और हमें होना होना जी चाहिए। ऐसा ही होना हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पर्सनल डिफरेंसेस क्या हैं, हमें सबका फ़ायदा ही देखना चाहिए। जी एंड आई एज अ जूनियर फील सो प्राउड कि माशाल्लाह देयर इज़ समबडी हु इज़ वर्किंग फॉर द फील्ड। अब मैं भी आई थिंक अगर अपनी भी बात करूँ तो ऑब्वियसली हम अपने लिए तो काम करना चाहते हैं, हम अपने लिए हाथ पाँव मार भी रहे होते हैं कि यहाँ काम कर लो, वहाँ काम कर लो, बट पीपल लाइक यू हु आर जेन्युइनली वर्किंग फॉर समबडी एल्स, लोगों के लिए, उसमें आप भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर, उनमें अल्टीमेटली सबका ही फ़ायदा होगा। बिकॉज अभी देखिए जिस तरह हम यूके की रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, तो उनकी एसोसिएशंस, उनकी काउंसिल्स, दे आर वेरी वेल मैनेज्ड एंड वेल अरेंज्ड, और उनके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशन की खातिर ही बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। सो आई विश, और मैं भी देखना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में भी कोई काउंसिल इस लेवल की बन जाए कि लोग उससे रजिस्टर होना चाहें। ये ख्वाब है या ये सच होगा? नहीं इंशाल्लाह ताला होगा। बड़ी बड़ी ज्यादा कोशिशें थी, मेरे अलावा और बहुत से लोगों की कोशिशें इसमें रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले पाकिस्तान फिजियोथेरेपी काउंसिल की मंजूरी भी हो गई, लेकिन इत्तफाक से हुकूमती मामलात की वजह से थोड़ा सा तब्दीली आ गई। अब पाकिस्तान फिजियोथेरेपी काउंसिल बने या दूसरी काउंसिल बने, हम जिसके साथ भी जाएं, मुझे उम्मीद है कि हमें हमारे राइट्स मिलेंगे। हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे और मैक्सिमम कोशिश होगी। हर फिजियोथेरेपिस्ट यकीनन जो पाकिस्तान में है वो इस चीज़ पे फ़ख्र करेगा कि हमने अपने लिए अच्छे लोग सेलेक्ट किए और उनके राइट्स जो हैं वो उनको मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, सो आप ज़्यादा क्लिनिकल में ही, आप जी जी। क्लिनिशियन हैं आप, और आप काम कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा पेशेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म। कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट बताएँ, वैसे तो रोज़ मुझे पता है, आई हैव वर्क विद यू, तो मुझे पता है बड़े फ़नी इंसिडेंट्स हुए होते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप खुद हैरान हो गए हो, ये मैंने क्या कर दिया, ये पेशेंट ने मेरे साथ क्या कर दी? कोई फ़नी अच्छा सा इंसिडेंट बता दें। अच्छा, मुझे ना चूंकि इतने पेशेंट्स देख रहे हैं, कोई ऐसा अब फनी लगता नहीं है, फन लेकिन ज़्यादा हो गया लेकिन है। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, तो एक पेशेंट थे, उन्होंने जब दूसरी शादी की तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद उनका हिप बार बार डिसलोकेट हो जाता था। अच्छा, अब वो बड़े परेशान, अब वो हमारे मुस्तकिल गाहक बन गए। तो एक दिन वो उनकी हम फिजियोथेरेपी चल रही थी, वैसे उल्टा लेटे हुए थे, हम उस दिन प्लान कर रहे थे कि आज हमने खाने पे कहीं जाना है। ओके। तो जब हमने बातें करे तो ऊपर से उठ के कहते हैं मैनू भी ले जाओ, हूं तो मैं भी ਤੁਹਾਡੀ टीम का हिस्सा हूं। ट्रू। तो फिजियोथेरेपी में ऐसी चीजें चलती रहती हैं, पेशेंट्स के साथ आपके फैमिली टर्म्स हो जाते हैं बिल्कुल। और वो आगे तक चलते हैं, बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। होते रहते हैं, और मुझे लग रहा है उनका, खैर जो भी मसला था वो शायद पहली बीवी की दुआओं से ही हुआ होगा। ओके, सो किस तरह के पेशेंट्स को डील करना आसान है और कौन से पेशेंट्स मुश्किल हैं? अच्छा, डिजीज वाइज बता दें मैं या आपको बता देता नेचर हूँ। अब वाइज। जिस तरह ना अगर आप क्लिनिक कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होती है कि मस्कुलोस्केलेटल के पेशेंट्स आपके पास आए, वो आपको आसान लगते हैं। चूँकि हमारा काम पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के साथ है, हमें उनको डील करना बहुत आसान लगता है। लेकिन जो चीज़ें मुश्किल हैं, जिन जो फिजियोथेरेपिस्ट को दाद देनी पड़ेगी, वो जो लोग फालिज के मरीज देखते हैं, या ठीक है, जो स्पेशल बच्चों को देखते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स यस, को देखते हैं, उनको डील करना थोड़ा सा सब्र का काम है। पेशेंस चाहिए। जी, उनको सब्र का काम है और रोज उनको उम्मीद देना भी एक आर्ट है। True. मरीज रोज आपको इमोशनली मुख्तलिफ तरीकों से सवाल पूछता है, और एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट रोज
उसको नए तरीके से उम्मीद दिलाता है। उम्मीद दिलाता बस है। यही है कहानी। और जिस तरह आपने ये बात की मैं तो इमोशनल हो गई। ओके, सो आप ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल को एंजॉय नहीं, करते मैं हैं। हर किस्म के पेशेंट्स देखता हूँ, लेकिन ज़्यादा आसान मस्कुलोस्केलेटल, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स या स्पोर्ट्स इंजरीज के पेशेंट्स लगते हैं। बाकी जो मैंने पेशेंट्स का है उसमें ज़्यादा सब्र तहम्मुल चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आप पेशेंट्स को उतना टाइम नहीं दे पाते। दे नहीं पाते दे नहीं बिकॉज़ पाते। या ओके, सो अब जिस तरह गवर्नमेंट का सेटअप और हम्म, प्राइवेट सेटअप, हम्म, ऑब्वियसली इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान जी का जी। डिफरेंस होता है। आपका भी जो अपना प्राइवेट सेटअप है हम्म, उसमें बड़ी अच्छी-अच्छी हम्म, इक्विपमेंट्स हैं हम्म, और थोड़ी आपकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। हम्म, कोई गवर्नमेंट में अगर कोई पेशेंट जाना चाहता है, वहाँ मशीनरी तो होगी, फ़ीस कम होगी, पेशेंट का रेशो बहुत ज़्यादा होगा और शायद हम्म। फिज़ियोथेरेपिस्ट की उतनी अटेंशन उस पे कम होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये डिफरेंस ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए हमारे गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर्स जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं, हम्म, उनमें इतनी ज़्यादा हायरिंग या तो करें कि पेशेंट के फ़ायदे के लिए जो है हर पर पेशेंट पर फिजियोथेरेपिस्ट तो होना चाहिए, 100 तो मैं हों। हमेशा एक बात करता हूँ, आपकी बात काट दी मैंने पहले ही, कि गवर्नमेंट को चाहिए, मैंने फिर पहले भी मैंने ये बात की कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट न्यूरो रिहैब सेंटर्स हुँ, और स्पेशल बच्चों के लिए सेंटर्स बनाने चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं उन पेशेंट्स को डील नहीं कर पाता, मुझसे पैसे नहीं लिए जाते उन पेशेंट से जो फालज के मरीज हो जाते हैं, जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, उनको फालज का अटैक आ गया है और बेटा रोज उसको अपनी मजदूरी छोड़ के बाप को लेके आ रहे, तो मेरे से उनसे पैसे नहीं लिए जाते। हुँ, मेरे से उनसे भी पैसे नहीं लिए जाते जो माँ बाप बच्चे को, जो कि सीपी चाइल्ड है, स्पेशल बच्चा है, उसको लेके आते हैं। उनके लिए तो यही बड़ी बहादुरी की बात है कि वो उस बच्चे की बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। ट्रू। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन दो लोगों के लिए फ्री सेंटर्स बनाए। बाकी तो ऊंच नीच होती रहती है, बाकी पेशेंट्स चलते रहते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, 4-6 हफ्ते में रिकवर मस्कुलोस्केलेटल का पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हो जाते हैं। लेकिन ये इन दो लोगों को बहुत टाइम लगता है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रिहैब सेंटर्स जो कि स्ट्रोक के लिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के लिए या सेरिब्रल पाल्सी के लिए हों, वो उसका खर्चा एटलीस्ट गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। क्योंकि उनमें सेशंस बहुत ज़्यादा जी जी रिक्वायर्ड होते हैं और वो ऐसी बीमारी है कि जिसको इग्नोर भी नहीं किया जी। जा सकता। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सर आपने अब आप काम कर रहे हैं प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के सेक्टर में भी आप काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे आपको लगता है कि प्रोफेशनल पॉलिटिक्स ज़्यादा है? प्राइवेट सेटअप में जो आपका अपना सेटअप है ना, उसमें पॉलिटिक्स कम होती है। वहां पे आप खुद बॉस हैं, हुँ, ठीक है। वहां पे पॉलिटिक्स, आपने जो नीचे अपने अमला रखा है वो आपके लिए थोड़ी सी कर सकते हैं, लेकिन इतनी होती नहीं है। जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पे आपके कंपटीटर्स भी ज़्यादा हैं। हर किसी ने बॉस को खुश भी रखना है, उसकी प्रमोशन के लिए और बहुत सारे चीज़ों के लिए। तो पॉलिटिक्स ऐसी जगह पे ख़त्म नहीं हो सकती और वो पॉलिटिक्स का गढ़ हाउ होता टू है। डील विद इट? अच्छा, डील उससे किया नहीं जा सकता। शुरू शुरू में आप रोते हैं, दोस्तों के पास घबराते जाके हैं। परेशान होते हैं, फिर अपने जैसे जो आपके जहन से मिलते जुलते सीनियर्स हैं उसके साथ बैठ के बातें करके चुगलियां करते हैं और घर जा कहते हैं अब सुबह से मैं चेंज कर दूंगा, ये वो हो नहीं सकता। कर आप कुछ नहीं सकते। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाता है, हुँ, वक्त बताता है कि इस पॉलिटिक्स का मुकाबला कैसे करना है। और आप माहौल को नहीं बदल सकते, आप खुद सियासी हो जाते हैं, अच्छा, अपने आप को बदल लेते हैं। बदल जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत हम बढ़िया। जब पढ़ रहे हैं और जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने वाले हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को या हमें भी आगे अपने जूनियर्स को ये सिखाना चाहिए कि हाउ टू कोप अप विद प्रोफेशनल लाइफ। हमें हमेशा ऑब्वियसली, जैसे हम पहले बात करते थे, बुकिश नॉलेज तो हमें बहुत अच्छी है, हमने बुक्स रट ली हैं, बट हमें ऑब्वियसली प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में डील कैसे करना है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये हमें नहीं आता। तो जब हम छोटे होते हैं हम रो धो के गुजारा कर लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो हम पॉलिटिशियन बन जाते हैं। हमारा फर्स्ट ईयर था किंग एडवर्ड में, सोशियोलॉजी के टीचर आए,
तो हमें पढ़ाने लगे, बहुत अच्छे बंदे, बहुत नाइस। उन्होंने कहा अभी आपकी क्लास में ग्रुपिंग नहीं हुई? अभी हमने नहीं कहा हुई? ना ना सर, ये कैसे हो सकती है, हम तो आपस में सगे बहन भाई हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी लड़ाइयां शुरू होंगी। हम बड़े परेशान कि सर ने क्या कह दिया, और हमें बड़ा तजस्सुस हुआ इस चीज का, और हम वाकई परेशान हो गए जब 1 महीने के बाद हर किसी का अपना अपना ग्रुप बन गया। 1.5 इंच की तो मस्जिद। ये सोशियोलॉजी का एक हिस्सा है, और प्रोफेशनलिज्म इसी चीज का नाम है। आप यही कुछ सीखते हैं, प्रोफेशनलिज्म इसी का हिस्सा है। और ये सीखना भी चाहिए, और आई थिंक दिस यही तो मज़ा है आपको। आई थिंक काम पे जाने के यही तो मज़े है, पेशेंट से डील कर लिया, आपस में मसले डील कर लिए, हम्म, वरना अगर एक जैसा रहेगा तो बोरियत हो जाएगी, है ना? हाँ जैसे सही आप है। बोर हुए तो फिर आपने कहा मैं पीएचडी कर मैं लेता भी हूँ। यही कर लेता अच्छा, ये जब आप इतना अब इतना काम कर रहे हैं, हूँ। ठीक है, सुबह भी काम, शाम को भी काम, और पीएचडी भी किया, मास्टर्स भी किया, तो बीच में ये टिकटॉक और ये सोशल मीडिया का आपको किसने मशवरा दिया कि आप यहाँ पे हम्म, भी करें? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में पढ़ता था, तो आप लोग बड़े हैरान होंगे कि इकरारुल हसन इकरार और यस। मैं और हमारा एक और दोस्त होता था जीशान, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, हम तीनों क्लास फेलो थे। ओके। हम तीनों बज़्म अदब सोसाइटी का हिस्सा थे। इकरार हमें साथ लेके जाया करता था, वो नज़में पढ़ता था, शायरी अच्छा। करता था, हमें शायरी सुनाता था, हम सुनते थे। तो छोटी मोटी तंजिया, मज़ाहिया या थोड़ी सी रोमांटिक शायरी हम कर लेते थे। तो मुझे 2019-20 में मेरा एक दोस्त था गली मोहल्ले का, उसने कहा यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इसमें बहुत पैसा है। अच्छा। मैंने कहा यार ये लड़का ना लंबी लंबी गप्पे छोड़ता है। उसके कहने पे उसने मुझे यूट्यूब चैनल बना ओके। के दिया। उसका पासवर्ड उसके पास था। वो मुझे बिठाता था गली में ही बैठ के, आग लगा के, कहता था आप सोशल इश्यूज पे बोलें या पोइट्री करें। मैं करता था लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। हम्म। ठीक है, मैं डिसहार्ड हो गया, कुछ सब्सक्राइबर्स आए, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं एक पेशेंट करता था, तो पेशेंट ने मुझे कहा आप ये पोएट्री जो करते हैं तो आप अपनी फील्ड पे बोलें। अच्छा। मैंने कहा कि ये तो मुझे झिझक आती है कि लोग क्या कहेंगे। उसने कहा नहीं आप बोलें। मुझे क्लिनिक के बच्चे ने टिकटॉक का आईडी बना के दिया, और मैंने कहा यार ये वीडियो लगाओ ज़रा। ओके। लगाई तो वो थोड़ी सी ऊपर चली गई। फिर इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा जरिया पॉजिटिव, या वो इस वक्त ये सोशल सोशल मीडिया। मीडिया ही है। इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका मकसद एक तरफ तो थोड़ा सा शौक पूरा करना, थोड़ी शायरी, थोड़ी सी सोशल इश्यूज पे बोल लेना, और थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस देना फिजियोथेरेपी की, और कुछ ये कि आपकी क्लाइंटेज भी बढ़ती है। या फायदा तो मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग मार्केटिंग तो स्ट्रेटजी। है, बिल्कुल है। और एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा जरिया इस वक्त यही है। सोशल मीडिया ही है। और आई थिंक जो आपने अवेयरनेस की भी बात की ना, कि इस तरह से ना लो लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक, क्योंकि हर बंदा आजकल फ़ोन यूज़ कर रहा है, टिकटॉक की जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। हम्म। यूट्यूब और इंस्टाग्राम की ऑडियंस थोड़ा डिफरेंट टाइप की है, और टिकटॉक की थोड़ा डिफरेंट है। तो वो आप ग्रास रूट लेवल तक, आई थिंक हर घर तक एक मैसेज पहुंच जाता है कि ये एक्सरसाइज करें या ये मसला है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। तो आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट, और मज़ा आ रहा है फिर थोड़ा फेम एंजॉय अच्छा, करके। मैं जब नया नया बनाया तो पिछले रमज़ान में मैं हिट होना शुरू हुआ। मुझे पूरी दुनिया से कॉल आना शुरू हो गई। पहले तो आपको बाहर का नंबर आ गया तो ऐसे छाती चौड़ी होती है, मुझे बाहर से फ़ोन आ रहे हैं। या आप ये सोचें कि 25 साल पहले का मेरा एक दोस्त कतर में रहता था, उसका मुझे फ़ोन आ गया, मुझे नहीं पता। उसने मुझे याद दिलवाया कि मैं पहचान तो मैं गया, लेकिन मैंने एक्टिंग भी तो करनी थी कि यार मैं नहीं मैंने पहचानता। नहीं हाँ, पहचाना। उसने मुझे कहा मैंने आपकी वीडियो देखी है। ओह। और एक दिन आप गुजर रहे हों और एक बाइक रुकी और उसने कहा कि आपका नाम ये है। मैंने कहा जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर लग गया। मैं मलेशिया गया, वहां पे मार्केट में एक बंदे ने मुझे रोक के कहा आपका नाम ये है। मैंने कहा यार इधर आ, तेरे नाल मैं फोटो लेनी है। तू मेरे नाल की लेनी है, मैं मैं तेरे तेरे नाल नाल फोटो। फोटो लेनी। तो ये आप इंजॉय करते हैं, आपको शोहरत ऑब्वियसली। अच्छी लगती है। जो बिल्कुल। कहता है कि नहीं अच्छी लगती वो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, सही बात। तो हम भी अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम भी शेयर कर रहे होते हैं सर की ये वीडियो आ गई, ये वीडियो आ गई, तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि चलो कोई टीचर, कोई, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा जॉली और इस तरह का लाइट हार्टेड चीज़ें भी ऑब्वियसली लाइफ में होनी होनी चाहिए। चाहिए आई बिल्कुल। थिंक एक ऑलराउंडर वही होता है जो बेस्ट क्लिनिशियन भी हाँ है, जी। बेस्ट ह्यूमन बीइंग भी है, और ऑब्वियसली वो अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी उसका ध्यान है। ओके, सो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, तो एंड पे
जाते जाते हम्म। आप अपने पेशेंट्स को या अपने जूनियर सीनियर किसी को कोई मशवरा देना चाहें, कोई फॉर लाइफ लेसन, एनीथिंग यू वांट टू गिव टू एनीबॉडी? मैं अपने जो स्टूडेंट्स कह लें, अपने जूनियर्स कह लें, उनको एक ही मशवरा दूंगा, मुस्तकिल मिजाज रहें, मेहनत करें और अदब करें। जहाँ पर अदब नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, आप कुछ हासिल नहीं कर सकें। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, आप आपका बजट कंट्रोल में नहीं है, आपकी अखराजात आपकी इनकम से ज़्यादा है, जो कि जूनियर्स का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी दफ़ा हम रिक्शे पे चले जाते थे, 20 नंबर बस पे चले जाते थे, अब तो उबर का ज़माना है, या गाड़ी से नीचे तो मैंने जाना ही नहीं है। हाँ तो ये चीज़ें हमें खराब कर रही हैं। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें। लड़कियों को अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन लड़के रफ एंड टफ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको पैसा कमाना चाहिए, अच्छे तरीके से हलाल रिस्क कमाना चाहिए, हराम की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारी बहुत सारी बातों में, पेशेंट की डीलिंग में या बहुत सारी और चीज़ों में भी हम दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, इससे बचना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बात की कि हलाल रिस्क हम्म। कमाना चाहिए पेशेंट की डीलिंग में, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब हम पेशेंट डील कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं, हमें कितनी लॉयल्टी के साथ एज अ क्लिनिशियन आप क्या मशवरा देंगे, किस लॉयल्टी के साथ और किस दिल के साथ आप पेशेंट को ट्रीट करें ताकि आप अपना रिस्क हलाल कर जी, सकें? अगर मैं आपको ये बताऊं, आप पेशेंट कर रहे हैं, पेशेंट की प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट से कितना चार्ज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमें इस्लाम ने यही कहा है कि आप जितना मुनासिब बनता है उतना जो है अपना प्रॉफिट रखें, वो चाहे किसी भी चीज में है। आपको अगर पता है कि पेशेंट 3 से 4 सेशन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने कमेटी ही डाल ली है 1 साल की, तो आप समझ लें कि आपके काम में खराबी पैदा हो गई है। और आपने किसी को धोखा नहीं देना, उसके साथ मुखलिस रहना है, अच्छी नीयत के साथ काम करना है। तो आप ये समझिएगा कि आप हलाल की तरफ जा रहे हैं। गलतियां होती हैं, आप ऊपर नीचे करते हैं, पेशेंट भी खराब हो जाता है, लेकिन आप अच्छी नीयत से करें, अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा, अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और आई थिंक इसी से होम विज़िट्स का भी हमें पता चलता है कि होम विज़िट्स जिस तरह आजकल हो रहे हैं, एक फ़ीमेल के लिए आपको क्या लगता है कि होम विज़िट्स को कैसे सिक्योर किया जाए? मेल्स की भी मैं बात कर सकती थी, बट मैं पर्टिकुलरली फ़ीमेल की इसलिए करी बिकॉज़ ऑब्वियसली आई एम अ फ़ीमेल, और मैंने ये देखा है कि फ़ीमेल्स के लिए होम विज़िट को करना थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल और मुश्किल हो रहा है। तो एज़ अ सीनियर आप क्या समझते हैं कि आप हम जैसी फ़ीमेल्स के लिए या जो काम करना चाहती हैं होम विज़िट के उसमें, तो किस तरह सिक्योर बना सकते हैं या वो खुद को कैसे सिक्योर करें? मेरा मेरा एक ज़ाती मशवरा है उनको हुँ, कि अगर कोई फीमेल, पहली बात तो ये कि डिसहार्ड है कि मुझे नौकरी नहीं मिलनी हुँ, या क्लिनिक नहीं चलना, तो क्लिनिक चल जाना है। ओके। क्लिनिक बनाएं। आप 10,000 रुपए से भी क्लिनिक बना सकते हैं, ये कोई लाखों रुपए नहीं लगते। हुँ, आप क्लिनिक अपना बनाएं, अपना इंडिपेंडेंट काम करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। दूसरी चीज, अगर आप होम सेशंस देना चाह रहे हैं तो पहले श्योरिटी लें कि क्या आप एटलीस्ट फीमेल से बात करें फोन हुँ, पे, और उनसे बात करके ही आप उनके पास जाएं। कोशिश करें कि किसी मेल का होम विजिट मत करें, मेरा ये मशवरा है। ओके। और अगर आपको मेल मुहातिब है कि मेरे घर मेरी मदर है, उनको ट्रीट करना है, मेरी बहन है, बेटी है, उनको ट्रीट करना है, तो पहले आप उनकी जो पेशेंट हैं, जो फीमेल पेशेंट हैं, उनसे बात कर लें, उनका पर्सनल नंबर ले लें और फिर उनके पास जाएं। तो मुझे ये ज़्यादा मुनासिब ये लगता है। ज़्यादा मुनासिब है, हाँ। लाइक अपना क्लिनिक ज़रूर करें। और आपकी बातों से जितना भी वो क्रक्स मैंने ये निकाला है कि प्राइवेट प्रैक्टिस इज़ वर्थ इट, और आप एक तरह से अपने ही ऊपर और अपने ही क्लिनिक पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको लॉन्गर रन में उसका फ़ायदा होता है। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। और आखिर में कोई शेर सुना दें और फिर मैं आपको बहुत सारे दूसरे शेर भी सुना सकता था, लेकिन फील्ड की मुनासबत से या एक शेर जो हर फिजियोथेरेपिस्ट को, हर पाकिस्तानी को जहन में होना चाहिए। इकबाल का शेर है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। वाह वाह वेरी आपका बहुत नाइस, शुक्रिया। थैंक्स टू यू फॉर कमिंग। थैंक यू।